हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। अर्थात मैंने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ शामिल हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाया है। आप उन वीडियो को भी जाकर एक बार देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है माधवराव सप्रे। क्योंकि पीजीटी की परीक्षा में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है, तो वो है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 जून 1871 ईस्वी मध्य प्रदेश में और निधन हुआ था 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव प्रेड़ा से छत्तीसगढ़ नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चली। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का भी अनुवाद किया है। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो माधवराव सप्रे ने किया है। और छत्तीसगढ़ किस प्रकार की पत्रिका है? तो यह एक मासिक पत्रिका है। किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार की पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका है। इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि एक टोकरी भर मिट्टी पत्रिका का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा 1968 ईस्वी में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक में पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षक ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। आगे हम लोग देखेंगे सप्रे जी के कुछ अनमोल कथन। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। दूसरा कथन, जिस शिक्षा में स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, विदेशी भाषा में शिक्षित होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ठीक है। आगे हम देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के प्रमुख बिंदु और समीक्षा। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेणी की कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण देखने को हमें मिलता है। इस कहानी में अहंकार, स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। आगे, एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विद्वानों के कथन। क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में कथन से संबंधित 3 से 4 प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस कहानी से संबंधित मुझे जो भी महत्वपूर्ण कथन लगे, मैंने उन कथनों को इस पीडीएफ में शामिल किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कथन है गोपाल राय का। संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देशीय हिंदी भाषा बताया है। वहीं अगला कथन है डॉक्टर सत्यकाम का। डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। किस प्रकार की कहानी मानते हैं? प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। उनका कथन है, ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुर्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की प्रति कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। इस कहानी में जो पात्र हैं वो 2 ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक जमींदार है और एक अनाथ विधवा है। आगे हम लोग देखेंगे 2 गौण पात्र भी हैं, जो है जमींदार का वकील और विधवा की पोती।
अब हम लोग देखेंगे इस कहानी का सारांश, जिससे आपको इस कहानी की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाएगी। और परीक्षा में अगर इस कहानी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण लाइन दी रहती है तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि ये कहानी की जो लाइन दी गई है वो किस कहानी से ली गई है। आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी का सारांश। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीब और अनाथ का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा के झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बुढ़िया के कौन से ऐसे वाक्य थे जिससे कि जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि झोपड़ी हटा ले, पर वह कई ज़माने से वहीं बसी हुई थी। उसका इकलौता प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उस वृद्ध काल में उसकी एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती तो वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मृत सी हो गई है। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव है कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती है। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार की सभी प्रयत्न विफल हो गए थे। तब जाकर जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूर को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकर को हटने के लिए कहता है, पर वहाँ पर बुढ़िया गिड़गिड़ा कर बोली, महाराजा, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराजा क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाकर जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले लूँ, उसी का चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराजा, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले लूँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालते हुए टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी, जिससे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराजा, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। इस लाइन को आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है ये लाइन। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, ये लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, महाराज, नाराज़ ना हूँ, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत ही सहज है, पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है।
वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी का कथानक बहुत ही सरल सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़ी ही सहजता के साथ पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दिया गया है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगा है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यह मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी की आरंभिक कहानी में स्थान दिलाता है। थैंक यू।